नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग प्रथम के सेकंड पेपर सोशल एंथ्रोपोलॉजी की। यद्यपि ये चैप्टर हम बीए भाग तृतीय में भी पढ़ते हैं, नातेदारी की हम चर्चा कर रहे हैं, इसको भारतीय समाज में भी पढ़ते हैं और इसी को हम आपके इधर बी पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ते हैं। यहाँ हम बात कर देते हैं जनजातीय समाजों के संदर्भ में और थर्ड ईयर में हम बात करते हैं भारतीय समाज के संदर्भ में। कल मैंने आपको विस्तार पूर्वक नातेदारी को समझाया था। आज मैं बिंदुवार इसके एक एक बिंदु की आपकी चर्चा करूंगा। नातेदारी एवं विवाह का विषय मानव शास्त्रीय विचारधारा एवं अध्ययन पर एक लंबे समय तक छाया रहा। पिछले 100 वर्षों से इस विषय पर विकास हो रहा है। अनेक मानव शास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों के समाजों का अध्ययन करके अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और नातेदारी, विवाह, परिवार और अन्य मानव शास्त्रीय विषयों में हमारे ज्ञान की वृद्धि की। इन विद्वानों में मैक्सलिन, हैनरीमन, लुइस मॉर्गन, रेडक्लिफ ब्राउन, मालिनोव्स्की, इवान पिचार्ड, मर्डॉक, लेवी-स्ट्रॉस, लुई ड्यूमा आदि मानव शास्त्रियों के नाम नातेदारी के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मानव शास्त्र में नातेदारी का वही महत्व है जो दर्शन के लिए तर्क का है अथवा कला के लिए जो सौंदर्य की बात करते हैं उसका है। वह विषय मूल है और यही उसका आकर्षण भी है। नातेदारी का अध्ययन प्रारंभ करने वालों में वकील एवं विधि शास्त्र के विद्यार्थियों ने सर्वप्रथम इसके पक्षों को लेकर के चर्चा की। इसलिए आज नातेदारी का अध्ययन अधिकार, दावे, दायित्व, पितृ अधिकार, संविदा, पितृबंधुता जैसी सामूहिक अवधारणाओं तथा कानूनी शब्दावलियों से परिपूर्ण है। संपत्ति का हस्तांतरण एवं उत्तराधिकार कैसे होगा, इसका निर्धारण नातेदारी में वरीयता के आधार पर किया जाता है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को सृष्टि के प्रारंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें आर्थिक हित और सामूहिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे मोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी, जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक है। समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनमें भी अधिक सुरक्षित वह अपने को नातेदारों में पाता है जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परंतु नातेदारी नहीं। इसमें रक्त का बंधन है। अतः जंगली और असभ्य जनजातियों से लेकर सभ्य समाजों तक में इसे पुष्ट व विश्वसनीय माना जाता है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम ही हैं जो वंश कुलों के पहले से चली आई कीर्ति या अपकीर्ति से प्रभावित नहीं होते। हमें अपनी वंशावलियों को
जानने में गर्व अनुभव होता है। लंबी वंशावली प्रतिष्ठा की सूचक है और कई बार लोग इस बात को लेकर शेखी भी बघारते हैं। ऐसा करने से उन्हें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की भावना प्राप्त होती है और वंश कुल की निश्चितता का अनुभव होता है। वे यह महसूस करते हैं कि वे गुमनामी नहीं, इतिहास विहीन नहीं, उनकी भी जड़ें हैं। वर्तमान युग में ये भावनाएं चाहे उचित या व्यवहारिक महत्व की नहीं हो, फिर भी अधिकांश भागों में ये अधिक महत्वपूर्ण रही है और आज भी है। आदिम और आधुनिक समाजों में पूर्वजों तथा नातेदारों के साथ संबंध सामाजिक संरचना के मूलभूत आधार रहे हैं। वे धुरी के समान हैं जिस पर अधिकांश पारंपरिक क्रियाएं, दावे एवं दायित्व निष्ठाएं तथा मनोभाव घूमते हैं। जिन समाजों में नातेदारी को अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ नातेदारी के प्रति निष्ठावान होने को प्रमुखता दी जाती है। वर्तमान वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी एवं नौकरशाही समाजों में हम एक व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हैं कि वह नातेदारी के बजाय अपने पद व राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो, लेकिन नातेदारी दुराग्रही है। नौकरशाही का तर्क नातेदारी की निष्ठाओं से हार जाता है और एक व्यक्ति किसी भी स्थान के चयन के लिए योग्यता की तुलना में नातेदारी व भाई भतीजावाद को अधिक महत्व देता है। साधारणतः ऐसा मानते हैं कि दुर्दिन आने पर नातेदारी ही हमारी सहायता करेगी, चाहे वस्तु स्थिति इतनी सही ना हो। एक पुरानी कहावत है, खून पानी से गाढ़ा होता है। यह प्रश्न किया जाता है कि आखिर मनुष्य का अपने नातेदारी से इतना लगाव क्यों है। इसका एक संभावित उत्तर यह है कि मानव विकास की एक लंबी अवधि तक उन समाजों में रहा जिनका आधार नातेदारी पर बने समूह थे। एक व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षा तथा उसका जीवन नातेदारों के हाथ में था। नातेदारी विहीन व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठाहीन या मृतक के समान ही माना जाता था। हम परिचितों पर ही अधिक विश्वास करते हैं और नातेदारों से अधिक परिचित कौन हो सकता है। विज्ञान ने चाहे आज कितनी भी प्रगति कर ली हो, परंतु कोई भी समाज अपने को नातेदारी के बंधनों से पूर्णतः मुक्त नहीं कर पाया है। हैक्सले ने वेब न्यू वर्ल्ड में यह कल्पना की कि भविष्य में बोलते माताओं का स्थान ग्रहण कर लेगी, बोतलें माताओं का स्थान ग्रहण कर लेगी। जब तक उसकी यह कल्पना साकार नहीं होती, तब तक नातेदारी के संबंध त्यागे नहीं जा सकते। प्रयुक्त संदर्भ में हम कह सकते हैं कि नातेदारों का प्रत्येक समाज में बहुत महत्व है। संगम, गर्भावस्था, पितृत्व, समाजीकरण, सहोदरता आदि जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन ही नातेदारी का अध्ययन है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर बने संबंध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ये आज हमने नातेदारी का एक पृष्ठभूमि की चर्चा की। कल मैं आपको इसके समाजशास्त्रीय अर्थ, भेद, प्रकार आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को संलग्न रखें और कोरोना से बचें। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात।